Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जापानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने जापानी संविधान की विशेषताएं बताई थी। आज के इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ जापानीज पॉलिटिकल सिस्टम, आज के इस वीडियो में हम जापानी राज व्यवस्था के अध्ययन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अध्ययन, जैसे कि हमने इसकी विशेषताओं में बहुत सारी बातों को समझा और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्तमान जापानी संविधान एवं शासन प्रणाली का राजनीति व्यवस्था के अध्ययन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और किन कारणों से इसे हमने स्वीकारा है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति। कृषि एवं औद्योगिक कच्चे मालों की दृष्टि से प्रकृति जापान पर मेहरबान नहीं है, क्योंकि जापान में पर्वतीय क्षेत्र अधिक है। इसलिए बढ़ता जापानी जनसंख्या के लिए निवास योग्य भूमि की समस्या भी है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बहुत अधिक धनहानि भी उठानी पड़ी तथा मित्र राष्ट्रों से भी उसे पराजय ही मिली। किंतु इन प्राकृतिक एवं राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी वर्तमान जापान ने आर्थिक क्षेत्र में इतनी अधिक तरक्की की है कि उनकी गणना विश्व की आर्थिक महाशक्तियों से की जाने लगी है। उसकी आर्थिक समृद्धि एवं विशिष्ट तरक्की का रहस्य प्रायः उनके वैज्ञानिक, तकनीकी एवं यांत्रिक ज्ञान तथा राष्ट्रीय चरित्र में ढूंढा जाता है, जो उचित भी है। किंतु इसके साथ यह देखा जाना भी आवश्यक है कि जापानी संविधान एक शासन प्रणाली अथवा उसकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पक्ष है जो जापानी जनता एवं समाज के उपरोक्त गुणों को अंकुरित होने एवं पल्लवित होने में लगातार उनका सहयोग बनाए हुए हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि औचित्यपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों के अभाव में कोई भी राष्ट्र आर्थिक विकास नहीं कर सकता है, और यही वह दृष्टिकोण है जो जापान की राज व्यवस्था के अध्ययन को महत्व प्रदान करता है। सेकेंडली, हम देखेंगे इसके अंतर्गत एशियाई जागरण एवं पुनरुत्थान का प्रेरणा स्रोत। इसके अंतर्गत हमने देखा कि सन 1905 में जापान में तत्कालीन यूरोप की एक महाशक्ति रूस को युद्ध में पराजित करके प्रमाणित किया कि यूरोपीय नस्लें अपराजय नहीं है। इस घटना ने भारत सहित एशिया के विभिन्न देशों में उठती राष्ट्रवाद की लहर को मजबूती प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध में जापान विजेता मित्र राष्ट्रों का साथी था और युद्ध के बाद उसे एक महाशक्ति की स्थिति प्राप्त हुई। जापान की इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ने ही एशियाई जनता में फैलते राष्ट्रवाद एवं जागृति की प्रवृत्ति को बल प्रदान किया। इस प्रकार जापानी एशियाई जागरण का प्रतीक एवं प्रेरणा स्रोत बन गया। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि एशिया में स्वतंत्रता की लहर के बाद नव स्वतंत्र एशियाई देशों ने अपने प्राचीन गौरव एवं समृद्धि की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न तेज किए, जिसे प्रायः रिसर्जेंस ऑफ एशिया कहा जाता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित तथा बर्बाद जापान ने पुनः नए संकल्प एवं विश्वास के साथ जो आश्चर्यजनक प्रगति की, उसके कारण वर्तमान काल में जापान एशिया के पुनरोदय का भी प्रेरणा स्रोत एवं प्रतीक बन गया, जिसे हम रिसर्जेंस ऑफ एशिया कहते हैं। थर्डली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे एशिया में संसदीय पद्धति का अग्रगामी राष्ट्र। जापान एशिया का प्रथम राष्ट्र है जिसने एशिया में संसदीय पद्धति की शुरुआत की और संविधानवाद की दिशा में कदम रखा। जापान में 1890 में द्विसदनीय संसद, जिसे हम डाइट कहते हैं,
की स्थापना की गई और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में इसका महत्व स्पष्ट करते हुए जी.एम. कोहिन ने कहा है कि जापान में संसदीय संस्थाओं का इतिहास सबसे पुराना है। जब एशिया के अन्य देश पश्चिमी साम्राज्यवाद से पीड़ित थे, तब सन 1890 में जापान में संसद की स्थापना हो चुकी थी और यह उल्लेखनीय है कि यह जापानी संसद अपनी प्रकृति से प्राय लोकतांत्रिक नहीं थी। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थी, किंतु इस कमी को नए जापानी संविधान 1946 द्वारा पूरा कर दिया गया। वास्तव में इस दृष्टि से एशिया में ये प्रथम स्थान जापान को प्राप्त है, क्योंकि एशिया में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक संसदीय शासन पद्धति की शुरुआत का श्रेय जापान के वर्तमान संविधान को ही दिया जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि एशिया में संसदीय परंपरा का ये अग्रगामी राष्ट्र है। फोर्थली, विदेशी आदर्शों को अपनाने में समर्थ राष्ट्रवाद। प्राचीन काल से ही जापानियों ने अपने देश को देवभूमि माना है और उनमें अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं गौरव के लिए बड़े से बड़े बलिदान करने की प्रबल भावना रही है। इसलिए अपने छोटे आकार एवं सीमित प्राकृतिक साधनों के बावजूद जापान ने समय समय पर लगनपूर्वक अपनी शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि की है और वह विदेशी आक्रमणों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा में समर्थ रहा है। जापानी राष्ट्रवाद की एक ऐतिहासिक परंपरा व विशेषता यह है कि इसने उन विदेशी आदर्शों एवं व्यवस्थाओं को अपनाने में कोई संकोच नहीं किया जो उनके राजनीतिक स्थायित्व, वैज्ञानिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से उपयोगी है। उपयोगिता के आधार पर ही विदेशी आदर्शों को अपनाने की जापानी राष्ट्रवाद की यह प्रवृत्ति एवं क्षमता वर्तमान काल में एक नए रूप में प्रकट हुई है। यद्यपि जापान ने अमेरिका द्वारा निर्मित 1946 के वर्तमान संविधान को अनिच्छापूर्ण स्वीकारा था, तो भी उसने इस संविधान में निहित ब्रिटिश एवं अमेरिकी संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा उपयोगी अनुकरण किया है कि उसे आश्चर्यजनक तकनीकी व आर्थिक तरक्की प्राप्त करने में सफलता मिली है और यह विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया है। फिफ्थली, हम इसके अंतर्गत देखेंगे संवैधानिक विकास में निरंतरता का तत्व। यद्यपि वर्तमान जापानी संविधान अमेरिकी जनरल मैकार्थर द्वारा बनाया गया है, तो भी इसके निर्माण में जापान के पुराने संविधानों एवं शासन प्रणालियों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अतः अतीत की राज व्यवस्थाओं के इस प्रभाव को हम जापानी संवैधानिक इतिहास एवं विकास की विरासतें भी कहते हैं, और जो कि इसके वर्तमान काल तक के जापानी संवैधानिक विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। जैसे नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष जापान के सामंतिक काल 1185 से 1167 में सम्राट नाममात्र का शासक था और शोगुन वास्तविक शासक होता था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था नए ढंग से अपनाई गई है। सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। इसी तरह इसके अंतर्गत देखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात है, क्योंकि सामंती काल में शासन का संचालन शोगुन द्वारा किया जाता था और उनकी मदद के लिए दो सभाओं की स्थापना की गई थी, जो कि मेजी संविधान द्वारा भी द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी परंपरा है, क्योंकि जापान में मेजी संविधान से पूर्व के कालों में विभिन्न रूप में सत्ता के विकेंद्रीकरण की परंपराएं दिखाई दी है और वर्तमान शोवा संविधान में भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में इन पुरानी परंपराओं का पालन करने की व्यवस्था दिखाई देती है। इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत संवैधानिक विकास के निरंतरता का तत्व भी पाया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे जापानी संविधान की आधारभूत मान्यताएं, मूल्य एवं वचनबद्धताएं। जापान के वर्तमान संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था का आधार पाश्चात्य उदारवादी संविधानवाद है। इसके अनुरूप ही जापानी संविधान ने कुछ आधारभूत लोकतांत्रिक मान्यताओं एवं मूल्यों को स्वीकारा है और कुछ दायित्वों को भी इसके अंतर्गत बताया गया है।
जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जापानी संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मूल्य एवं वचनबद्धताओं के अंतर्गत हमने निम्न बातों को देखा, जिसके अंतर्गत प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है, सम्राट में नहीं। शासन जनता की धरोहर है और लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। इसी तरह कानून के शासन, जिसे हम संविधान की सर्वोच्चता ही मान्य है, और न्याय के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अनिवार्य है। ये बहुत सारे रीजन्स है जिसके कारण जापानी संविधान में हमें मूल्य और वचनबद्धताएं एक उदारवादी दर्शन और संविधानवाद के रूप में देखने को मिलती है। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे नवीन प्रवृत्तियों का समावेश। जापानी संविधान और शासन प्रणाली ने संविधानवाद की दृष्टि से कुछ ऐसी नई व्यवस्थाओं को अपनाया है जो उनसे पूर्व के संविधानों में नहीं दिखाई पड़ती थी। यद्यपि जापानी संविधान का मुख्य आधार ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, किंतु ये नवीन प्रवृत्तियां इन दोनों संविधानों से जापान के संविधान की आंशिक भिन्नता प्रकट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जापानी संसदीय प्रणाली में सम्राट सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से नाममात्र का शासन अध्यक्ष है, किंतु ब्रिटेन की शासन प्रणाली में सम्राट सिद्धांत रूप में वास्तविक शासन अध्यक्ष है और व्यवहार में नाममात्र का शासन अध्यक्ष। इसी प्रकार जापान की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डाइट द्वारा की जाती है और सभी मंत्रियों के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है कि वे डाइट के सदस्य भी हो, अर्थात कुछ मंत्री ऐसे भी हो सकते हैं जो डाइट के सदस्य नहीं होते। इसी तरह जापान की व्यवस्थापिका, जिसे हम डाइट कहते हैं, कि दोनों सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, किंतु द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन शक्तिशाली है और व्यवस्थापिका के ये लक्षण अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही पद्धतियों में आंशिक असमानता रखते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कुछ नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हम ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे भारतीयों की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। भारतीयों की दृष्टि से जापानी संविधान एक शासन प्रणाली अथवा राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में विशिष्ट महत्व रखता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ कारणों की यहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 1, दोनों देशों में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और वर्तमान काल में भी दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अतीत में 6वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध धर्म का प्रवेश जापान में हुआ और इस दृष्टि से जापान के बौद्ध धर्मावलंबी आज भी भारत को एक पवित्र धर्मभूमि मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी फौजों के साथ मिलकर पाश्चात्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और इस धार्मिक व भावनात्मक संबंधों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच आवश्यक राजनीतिक व आर्थिक संबंध बढ़ाए जा सकते हैं। अतः एशिया में बढ़ते चीन के प्रभाव के विरुद्ध भारत व जापान के बीच राजनीतिक सहयोग बढ़ाया जाना सामयिक आवश्यकता है और जापान विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति है और आर्थिक उदारवाद के इस युग में पाश्चात्य देशों के आर्थिक दबावों का मुकाबला करने के लिए भी यह जरूरी है कि भारत जापान से घनिष्ठ आर्थिक संबंध स्थापित करे। सेकेंडली, हमने इसके अंतर्गत देखा कि जापान के वर्तमान शोवा संविधान, जो कि 1946 के बाद भारत के वर्तमान संविधान 1950 का निर्माण किया गया और इस भारतीय संविधान पर ब्रिटेन तथा अमेरिका के संविधानों के साथ ही जापान के संविधान का भी प्रभाव देखने को मिला। जापानी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी अपनी प्रकृति से प्रगतिशील, उदार, लोकतांत्रिक एवं मानवतावादी है। अतः भारतीय संविधान ने भी प्रभु सत्ता का स्रोत जनता को स्वीकारा है और इसने संसदीय प्रणाली के अंतर्गत उत्तरदायी कार्यपालिका, शक्तिशाली व्यवस्थापिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को और इसी के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की है और इसी के अंतर्गत वैश्विक मताधिकार, स्थानीय स्वशासन, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को भी स्वीकारा है। यद्यपि जापान एक एकात्मक राज्य है
और इसके विपरीत भारत देखें तो वह एक संघात्मक राज्य है। फिर भी इन दोनों के संविधानों में अनेक आधारभूत राजनीतिक मूल्यों एवं दायित्वों को स्वीकारा है। इस दृष्टि से जापान के संविधान की प्रस्तावना तथा भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी विशेष महत्व है। इस तरह से हम देखेंगे कि जापानी संविधान के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उन्हीं के आधार पे इसके महत्व को भी हमने इसके अंतर्गत देखा कि किस तरह से जापानी संविधान की ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से कंपैरिजन करने पे बहुत सी बातों में समानता दिखती है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एशिया में बढ़ते चीन के प्रभाव तथा महाशक्तियों के बढ़ते राजनीतिक व आर्थिक दबावों के संदर्भ में भारत व जापान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि एशियाई राजनीति एवं अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता एवं समृद्धि की रक्षा की जा सके और भारतीय एवं जापानी शासन प्रणालियों तथा उनकी संवैधानिक मान्यताओं, मूल्यों एवं दायित्वों में भी आधारभूत समानताएं हैं तथा भारत की अनेक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी जापान के अनुभव से हम लाभ उठा सकते हैं। संक्षेप में हम कहते हैं कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए और जापानी संविधान एक शासन प्रणाली अर्थात राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इस तरह से हमने आज के वीडियो में जापान के विशेषताओं को पूर्व वीडियो में और तत्पश्चात आज के वीडियो में हमने जापान के संविधान के महत्व को समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।